तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है? कौन सा ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है? तो आयाम, गति, समय अवधि और आवर्ती, या फिर घनत्व। तो घनत्व यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्वनि तरंगे घनत्व में नहीं होता है भाई, तो डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। तो ध्वनि तरंगों में घनत्व नहीं होता है। और बात करें वायु में, तो वायु में जो ध्वनि तरंग की जो गति होती है, तो देखो भाई, वायु में ध्वनि तरंगों की जो गति होती है वो लगभग कितनी होती है भाई? 332 मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड होती है। क्लियर? तो यहां पे कौन सा होगा भाई? घनत्व, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे क्या होती है? यहां पे देखो भाई, ए ऑप्शन है चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, या फिर सुपर, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स, या फिर यांत्रिक। यांत्रिक सही हो जाएगा भाई। यहाँ पे क्या होगा? यांत्रिक, यानी हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यांत्रिक तरंग वह तरंग होती है जो पदार्थ के कंपन के कारण होती है। क्लियर? तो यांत्रिक तरंगे होती है, यानी हमारा कौन सा होगा? यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। देखो भाई, यांत्रिक तरंग वह तरंग है जो पदार्थ के कंपन के कारण होती है। दूसरा पॉइंट देखो, यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो कौन सा होगा भाई? यांत्रिक, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ध्वनि में से संचरण कर सकती है। ध्वनि इनमें से संचरण कर सकती है, तो ए ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सभी विकल्प, या फिर केवल द्रव्य पदार्थ, केवल गैस, या फिर केवल ठोस पदार्थ। तो यहाँ पे ठोस पदार्थ भी सही हो जाएगा, केवल गैस भी हो जाएगा, केवल द्रव्य पदार्थ ये भी हमारा सही हो जाएगा।
इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमारा तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी विकल्प, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्वनि एक प्रकार की क्या होती है, यांत्रिक तरंग होती है, और ये क्वेश्चन अभी हमने किया भी था। और ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब जो ठोस, द्रव और गैस और प्लाज्मा या सभी द्रव्य में जो ध्वनि का संचरण होता है वो संभव है, ठीक है। और जो निर्वात होता है, निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं होता भाई, किसमें भाई, निर्वात में। क्लियर, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी विकल्प। अगला देखो भाई, नरम और छिद्र युक्त सतह का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनिक सुरक्षा, अपवर्तन, श्रव्य सुरक्षा या फिर अवशोषण। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई, तो देखो यहाँ पे जो ध्वनिक सुरक्षा है, ध्वनिक सुरक्षा यहाँ पे हमारा सही होगा भाई, ए ऑप्शन सही होगा। क्योंकि क्वेश्चन किसके लिए पूछा है, नरम और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए ध्वनिक सुरक्षा तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, इनमें से ध्वनि जो है वो किसके कारण उत्पन्न होती है, तो अपवर्तन के कारण या प्रतिबिंब के कारण या फिर कंपन के कारण या फिर घूर्णन के कारण। तो कंपन के कारण होगी भाई, किसके कारण, कंपन के कारण होगी, यानी हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्वनि जो है ऊर्जा का एक क्या होता है, रूप होता है, जो कंपन या फिर विक्षोभ के कारण क्या होती है, पैदा होती है, उत्पन्न होती है। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। तो किरण का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, तापमान में अंतर या फिर हवा का दबाव या फिर चुंबकीय अंतर। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा भाई, हवा का दबाव, यानी कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे मैं आपको वैसे नोट करवा देता हूं। देखो, जब किसी ध्वनि स्रोत से वायु में ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न की जाती है, ऐसे कर लो, की जाती है, तो यह ध्वनि वायु में तेजी से क्या करती है, गति, तेजी से क्या करती है भाई, गति करती है। क्लियर, तो हवा का दबाव यानी कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई इनमें से कौन सी होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है मीटर या फिर न्यूटन या फिर हर्ट्ज या फिर मीटर प्रति सेकंड। तो आवृत्ति का मतलब होता है भाई हर्ट्ज होगा, यानी HZ, ठीक है। तो यानी कौन सा होगा भाई, हर्ट्ज, यानी कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्वनि जो होती है एक प्रकार का कंपन या फिर विक्षोभ है भाई, ठीक है। तो जो किसी ठोस, द्रव या फिर गैस से होकर क्या होती है, संचारित होती है, और ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हर्ट्ज, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता, किसके लिए पूछा है, निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। तो ऊष्मा या फिर प्रकाश,
ध्वनि या यूवी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें, तो ध्वनि सही होगा भाई। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन सोल्व भी किया था कि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता, तो ध्वनि यानी कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो कण हवा के जो कण है, ए ऑप्शन देखो, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। कंपन नहीं करते हैं तो ये नहीं होगा। कंपन करते हैं लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। भाई कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, ए ऑप्शन होगा, तरंग प्रसार की दिशा में क्या करते हैं भाई, कंपन करते हैं। तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे संचरण के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है, तो तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, यानी एक ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला देखो, ध्वनि किसका एक रूप है जो सुनने की अनुमति पैदा करती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर अनुगुंज या फिर यांत्रिक ऊर्जा या फिर कंपन ऊर्जा। तो यहाँ पे जो यांत्रिक ऊर्जा है यानी जो बी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हवा में ध्वनि तरंगे होती है, हवा में ध्वनि तरंगे क्या होती है, परवर्धित या फिर अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ या फिर लंबी, तो लंबी नहीं होगा, अनुप्रस्थ नहीं होगा, अनुदैर्ध्य सही होगा, परवर्धित भी नहीं होगा, यानी हमारा कौन सा होगा भाई, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है, विभिन्न माध्यम में भिन्न गति, विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति, जो कि बिल्कुल सही होगा। विभिन्न माध्यमों में एक ही गति, लकड़ी में 10 मीटर प्रति सेकंड या एक ही माध्यम में भिन्न गति, तो यहाँ पे देखो हमारा डी वाला नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, ए ऑप्शन, यानी विभिन्न माध्यमों से भिन्न, यानी ध्वनि जो है एक प्रकार का कंपन या क्या है भाई, विक्षोभ, जो ठोस द्रव या गैस से होकर क्या होती है, संचारित होती है। क्लियर, तो यहाँ पे विभिन्न माध्यमों से भिन्न गति, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है किसी पिंड में दोलन होने पर और लोगों से बात करने पर, किसी वस्तु के गतिशील होने पर, वस्तुओं में कंपन होने पर, तो वस्तुओं में कंपन होने पर, जो कि यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वस्तुओं में कंपन होने पर ध्वनि यानी साउंड क्या होता है भाई, उत्पन्न होता है। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है, अपवर्तन या फिर कंपन या फिर प्रतिध्वनि या फिर संपीड़न, तो यहाँ पे हमारा सही होगा भाई संपीड़न। संपीड़न यानी हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का जो क्षेत्र होता है संपीड़न तथा कम घनत्व का क्षेत्र विरलन कहलाता है, तो यहाँ पे हमारा होगा भाई डी ऑप्शन यानी संपीड़न, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या होता है, तो यहाँ पे है 100 dB, यहाँ पे है भाई 100 dB, तो 100 dB का मतलब होता है डेसिबल या फिर 10 डेसिबल या फिर 0 डेसिबल, 25 डेसिबल, शून्य होगा भाई, क्या होगा, शून्य होगा, यानी हमारा कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्वनि की तीव्रता का जो मापन है, ध्वनि की, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और पहले पूछा गया है, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता का मापन,
किसमें किया जाता है? ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था, तो आपको बताना है भाई डेसिबल में। किसमें भाई? डेसिबल में। क्लियर? तो यहां पे हो जाएगा भाई हमारा बी ऑप्शन। अगला देखो, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग तक होती है। मनुष्य के लिए भाई, तो मनुष्य के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा लगभग होती है, तो 20 हर्ट्ज से यहाँ पे है 2000 हर्ट्ज, जो कि यहाँ पे हमारा नहीं होगा। 20 हर्ट्ज से यहाँ पे है 20,000 हर्ट्ज, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। 20 से 200 या फिर 2 से 2000, तो ये वाला भी नहीं होगा। कौन सा होगा? यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन ही सही होगा। तो जो ध्वनि होती है, यानी ध्वनि तरंगे जो होती है, एक प्रकार की क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, और इसकी जो उत्पत्ति है वस्तुओं में कंपन होने से क्या होती है? उत्पन्न होती है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्लियर? अगला देखो, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन कर सकता है। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? जो मनुष्य सहन कर सकता है, इनमें से बताना है। तो यहाँ पे है 100, 40, 80 या फिर 115। तो यहाँ पे जो 115 है, ये वाला तो होगा नहीं। 80 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या होगा? 80 सही हो जाएगा। 40 भी नहीं होगा और 100 भी नहीं होगा भाई। सही आंसर कौन सा होगा हमारा? 80 होगा। 80 डीबी सही हो जाएगा भाई। अगला देखो भाई, अगला है श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक या फिर सुपरसोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड या फिर इंफ्रासोनिक? तो यहाँ पे सही हो जाएगा इंफ्रासोनिक हो जाएगा। यानी हमारा कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखो, किसकी आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है? तो इनमें से देखो भाई, यहाँ पे है 18,000 हर्ट्ज या फिर 100 हर्ट्ज, यहाँ पे है 22,000 हर्ट्ज या फिर यहाँ पे 20,000। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन होगा भाई। कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा, 22,000 हर्ट्ज हो जाएगा। क्लियर? अगला देखो, अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या है? अपश्रव्य या फिर इंफ्रासोनिक तरंगों 20 हर्ट्ज से अधिक, तो ये वाला नहीं होगा भाई। 20 हर्ट्ज और 2000 हर्ट्ज के बीच, तो ये भी नहीं होगा। 20 हर्ट्ज से कम, जो कि बिल्कुल सही है। 20 हर्ट्ज और 2000 हर्ट्ज के बीच में, ये भी नहीं होगा भाई। कौन सा होगा? यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 20 हर्ट्ज है, बीस हर्ट्ज से नीचे की जो आवृत्ति है, नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है? इसे हमारे कान नहीं सुन सकते। इसे हमारे कान नहीं सुन सकते। तो इस प्रकार की जो तरंगे हैं, इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न किया जा सकता है।
या किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो तरंग की जो आवृत्ति है वो क्या होगा? देखो भाई, फॉर्मूले की बात करें तो यहां पे होता है वेग। वेग का मतलब क्या होता है? v। v बराबर क्या होता है? तो f। f का मतलब क्या होता है? तो आवर्ती होता है। क्या होता है? आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे f। गुणा में क्या होता है? लेमड़ा होता है, जिसका मतलब क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है। क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है, यानी लेमड़ा। क्लियर? अब यहाँ पे जो v का मान इसमें दिया है, वेग इसमें यानी v का मान कितना दिया? तो 340, और मीटर प्रति क्या दिया इसमें? सेकंड दिया है। लेमड़ा का मान इसमें कितना दिया? तो 2 सेमी दिया है। कितना सेमी? 2 सेमी। क्लियर? और बराबर में यहाँ पे सेमी है, मीटर में क्या होगा? तो 0.0 क्या हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। मीटर में बदलना पड़ेगा भाई अपने को। ठीक है, तो 340 बराबर में क्या हो जाएगा? 0.02, और गुणा में क्या होगा भाई? एफ होगा, क्योंकि एफ का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो एफ बराबर जो होगा तो ऊपर हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 34 और 3 जीरो हो जाएगा, और बटे में, तो बटे में होगा 2, तो बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 17 दूनी 34 का मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में क्या हो जाएगा भाई? 17,000 होगा, और हर्ट्ज हो जाएगा। क्या होगा? 17,000 हो जाएगा, यानी हमारा 17,000 हर्ट्ज, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर साथियों? अगला देखो, तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। तो अपश्रव्य, पराश्रव्य, अति पराध्वनिक या फिर पराध्वनिक, तो पराश्रव्य यानी सी ऑप्शन होगा भाई। कौन सा होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो आवृत्ति है, उस आवृत्ति की तरंगों को क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो ये जो तरंगे होती है मानव को सुनाई नहीं देती है, लेकिन कुछ जानवर होते हैं जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया, ये इसे क्या कर सकते हैं भाई? सुन सकते हैं। ठीक है, तो पराश्रव्य यानी हमारा कौन सा होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखोगे, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति से भी अधिक होती है। तो यहाँ पे 2000 हर्ट्ज या फिर 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा, तो देखो यहाँ पे है 20,000 हर्ट्ज, तो 20,000 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज नहीं होगा, 200 भी नहीं होगा, और 2000 भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई? 20,000, यानी हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेती है? समय, तो इसका मतलब यह है कि हमें सेकंड में बताना पड़ेगा। तो देखो भाई, यहाँ पे तरंग की जो गति है, गति का मतलब यहाँ पे जो v है, v का मान इसमें दिया है 700, और मीटर प्रति क्या दिया इसमें? सेकंड दिया है। अब तरंग द्वारा तय की गई जो दूरी है, तो दूरी इसमें कितनी है? तो दूरी जो है इसमें है 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर है, तो मीटर का मतलब कितना हो गया? तो 7,000 मीटर हो गया। कितना हो गया? 7,000 मीटर। समय का फॉर्मूला क्या होगा? तो समय बराबर क्या होता है भाई? दूरी, और दूरी बटे में क्या होती है? चाल होती है। दूरी बटे में क्या होती है? चाल होती है। तो दूरी यहाँ पे कितनी है? तो 7,000। कितनी है? 7,000 बटे में जो चाल है वो कितनी है? 700। तो 2 जीरो से 2 जीरो को हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 10। अब 10 क्या होगा, सेकंड होगा। सेकंड का जो प्रतीक होता है एस होता है, तो 10s यानी हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगला देखो, वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है। वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो यह मैंने आपको बताया था कि 332, और 332 क्या होती है, मीटर प्रति क्या होती है, सेकंड होती है। 332 का मतलब यह हो गया कि ये जो मीटर प्रति सेकंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। तो 332 केवल हमारे ए ऑप्शन में है भाई। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति क्या है, और मीटर प्रति सेकंड या फिर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में अपने को यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे देखो, आवर्ती की बात करें तो आवर्ती का मतलब हो गया एफ या फिर एन, बराबर कितना है, तो 600। 600 क्या दिया इसमें, हर्ट्ज दिया है। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है लैम्डा। यहां पे मैं लिख देता हूं वैसे, तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या हो गया भाई, लैम्डा हो गया, बराबर इसमें कितना हो जाएगा, तो 3 मीटर होगा। अब तरंग वेग यानी v बराबर क्या होता है, तो ये हमें बताना है। तो v बराबर जो होगा, फॉर्मूला क्या होता है, तो आवर्ती इंटू में क्या हो जाएगा, लेमड़ा होता है। तो यहाँ पे v बराबर जो n का मान है वो कितना है, 600, गुणा में यहाँ पे जो लेमड़ा का मान है वो कितना है, 3। तो बराबर में 6 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 1800, और मीटर प्रति क्या होगा भाई, सेकंड होगा। 1800 यानी हमारा कौन सा होगा, मीटर प्रति सेकंड। तो बी वाला सही होगा भाई, क्या होगा, बी वाला सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवर्ती कितनी है, 200 हर्ट्ज है, और किसी दिए गए माध्यम में उसकी जो गति है कितनी है, 400 मीटर प्रति क्या है, सेकंड है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे जो आवर्ती है, आवर्ती का मतलब यहाँ पे हो गया भैया एन। तो एन बराबर जो होगा वो कितना, 200। 200 क्या होगा भैया, हर्ट्ज हो जाएगा। अब जो ध्वनि का वेग है, ध्वनि का जो वेग है, वेग का मतलब हो गया कि v कितना है, तो 400, और 400 मीटर प्रति क्या है इसमें, सेकंड। तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या हो गया, लेमड़ा, बराबर क्या होगा, तो ये हमें क्या करना है, इसमें बताना है। तो v बराबर क्या होता है, n इंटू में क्या होता है, लेमड़ा होता है, और लेमड़ा बराबर क्या होता है, तो v बटे में क्या होता है, आवर्ती n होता है। तो v का मान जो होगा वो हो जाएगा 400 बटे में कितना हो जाएगा, 200। तो 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में बचेगा 2। अब 2 क्या होगा भाई, मीटर, जो कि हमारा केवल और केवल डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो, एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवर्ती और 2.5 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगे भेजता है। ध्वनि तरंगों की जो चाल है वो क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड में अपने को यहाँ पे बतानी है। तो 1000 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा भाई, क्या होगा, 1000 मीटर प्रति सेकंड, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो भाई, आवर्ती की बात करें यानी एन की बात करें, तो यहाँ पे होता है 400, क्योंकि मान इसमें कितना दिया है, 400 हर्ट्ज। लेमड़ा की बात करें तो इसमें कितना दिया, तो 2.5 मीटर दिया है। बात करें यहाँ पे ध्वनि की तरंग की चाल की v, तो v बराबर क्या होगा, तो v बराबर होता है हमारे पास में n इंटू में क्या होता है, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य यानी लेमड़ा होता है। तो ध्वनि की चाल, तो चाल बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 400, और 400 बटे में 400 गुणा में क्या हो जाएगा, लेमड़ा का मान कितना है, 2 पॉइंट कितना है, 5।
2.5 तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में होगा 1000। 1000 क्या होगा तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। तो तरंग की ध्वनि, माध्यम की प्रकृति, तरंग की स्वर विशेषता, तरंग का आयाम। तो माध्यम की प्रकृति होगी भाई, माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। तो किसी माध्यम में ध्वनि प्रति सेकंड जितनी दूरी तय करती है उसे इस माध्यम में ध्वनि का वेग कहा जाता है। क्लियर, जो कि यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, समुद्री जल में ध्वनि की गति क्या होती है। समुद्री जल में ध्वनि की गति क्या होती है, 1948 या फिर 1531 या 1351 या 1498 मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो 1498 यहाँ पे नहीं होगा, 1351 भी नहीं होगा भाई, 1531 यहाँ पे सही हो जाएगा, 1948 भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगला देखो, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे पराध्वनिक, अति पराध्वनिक, अपश्रव्य या प्राश्रव्य। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई ए ऑप्शन पराध्वनिक, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली वस्तु को पराध्वनिक कहा जाता है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या फिर असत्य है, ये यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है भाई, एक पॉइंट दिया है ए, दूसरा दिया है यहाँ पे बी पॉइंट दिया है। चलो भाई ए पॉइंट को देखते हैं। हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर प्रति सेकंड है, या फिर हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे जो हमारा ये बी वाला है ना, ये वाला हमारा सही हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पे सही नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, अब देखते हैं यहाँ पे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो न तो ए और न ही बी सत्य है, केवल बी सत्य है, केवल ए सत्य है, ए और बी दोनों सत्य है। तो यहाँ पे केवल बी सत्य है। कौन सा वाला, ये वाला। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। और हीलियम जो है, हीलियम में कितना देगा, हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं भाई, नहीं होता है। हीलियम जो होता है, हीलियम में होता है 972, और किसमें होता है, मीटर प्रति किसमें होता है, सेकंड में। मीटर प्रति किसमें होता है, सेकंड में होता है। तो बी वाला पॉइंट यहाँ पे हमारा सही होगा, ए वाला नहीं होगा। तो केवल हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्लियर साथियों। अगला देखो भाई, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम से ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही या फिर गलत है, ये अपने को इसमें देखना है। चलो भाई ए पॉइंट देखो, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति कितनी होती है, 316 मीटर प्रति मिनट होती है, जो कि सही नहीं है। अशुद्ध जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर प्रति मिनट होती है, यह भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन देखो, ए और बी दोनों सही है, सही नहीं है। केवल ए सही है, नहीं है। न तो ए सही है और न ही बी सही है, जो कि बिल्कुल सही है। केवल बी सही है, यह भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, न तो ए सही है और न ही बी सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से
कौन से कथन सही या फिर गलत है? ए ऑप्शन देखो, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, या फिर जल आसूत में ध्वनि की चाल 1498 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब यहाँ पे जो हमारे दोनों पॉइंट है ये देखते हैं भाई सही है या गलत है, तो दोनों यहाँ पे सही नहीं है। ए ऑप्शन है न तो ए और न ही बी सही है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला सही हो जाएगा भाई। ए और बी दोनों सही है, नहीं होगा, केवल बी सही है, केवल ए सही है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो भाई, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों से ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या फिर असत्य है? जल समुद्री में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ पे जो हमारा ए वाला पॉइंट है ये वाला सही है, बी वाला सही नहीं है। तो ए और बी दोनों सत्य है, न तो ए और न ही बी सत्य है, केवल ए सही है या फिर केवल बी सत्य है। यहाँ पे जो केवल ए पॉइंट है ना ये वाला सही है भाई। कौन सा वाला? ए पॉइंट यहाँ पे सही है, केवल ए सत्य है, बी सत्य नहीं है। क्लियर? तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों से ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या फिर असत्य है? समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है और जल यानी आसूत में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे हमारे जो दोनों पॉइंट है यानी ए और बी ये दोनों क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो केवल ए सत्य है या फिर न तो ए और न ही बी सत्य है, ए और बी दोनों ही सत्य हैं, केवल बी सत्य है। यहाँ पे दोनों ही सत्य होंगे भाई, ए और बी दोनों ही सत्य, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। क्लियर? अगला देखो, विभिन्न माध्यमों से विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? अब देखो भाई, ए पॉइंट है यहाँ पे, एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति यहाँ पे है 6220 मीटर प्रति सेकंड है, या निकल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे जो हमारा बी वाला पॉइंट है ये वाला सही हो जाएगा, ए वाला सही नहीं होगा। तो ए और बी दोनों सत्य है, केवल बी सत्य है जो कि सही है, न ए और न ही बी सत्य है, केवल ए ही सत्य है। ए नहीं होगा भाई, बी वाला पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इस चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। तो अपश्रव्य या फिर पराध्वनिक या फिर पराश्रव्य या फिर ध्वनिक, तो ध्वनिक नहीं होगा, पराश्रव्य, पराश्रव्य नहीं होगा भाई, पराध्वनिक हो जाएगा। यानी हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो भाई, निम्न में से किसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? पित्तल या एल्यूमिनियम, इस्पात या फिर लोहा? एल्यूमिनियम होगा भाई। कौन सा होगा? एल्यूमिनियम, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की जो गति है, गति के बारे में सत्य है? सत्य अपने को यहाँ पे इसमें बताना है। अब यहाँ पे देखो भाई, स्टील में ध्वनि की गति 5960 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे देखो ए वाला जो पॉइंट है हमारा सही नहीं है। निकल में ध्वनि की गति 6040,
6040 मीटर प्रति सेकंड है, जो कि यहाँ पे सही है। तो केवल बी सत्य है, जो कि सही है। हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो भाई, विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान यहाँ पे सत्य होगा। तो यहाँ पे स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर प्रति सेकंड है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है। निकल में ध्वनि की गति 6240 मीटर प्रति सेकंड है, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही होंगे, न तो ए और न बी, केवल ए ही यहाँ पे सत्य होगा। तो ए वाला हमारा क्या है, यहाँ पे सत्य है, जो कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगला देखो, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति जो होती है वो क्या होती है, तो बढ़ती है भाई। तो देखो, अनंत हो जाती है, शून्य हो जाती है, घटती है या फिर बढ़ती है, बढ़ती है भाई। क्या होती है, बढ़ती है। यानी हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। तो ध्वनि एक क्या होती है, यांत्रिक तरंग है। इसके संचरण के लिए माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता। और निर्वात में ध्वनि का जो संचरण होता है वो नहीं होता है भाई। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। और अलग अलग माध्यमों में ध्वनि का जो वेग है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की जो गति होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है। तो इनमें से किसमें अधिकतम होती है, स्टील, निकिल, एल्यूमिनियम, आयरन। एल्यूमिनियम होगा भाई, क्या होगा, एल्यूमिनियम। यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो भाई, किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, पानी या फिर स्टील, केरोसिन तेल या फिर वायु। स्टील सही होगा भाई। क्या होगा, स्टील, यानी हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या फिर यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे जल यानी समुद्री में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि यहाँ पे सही है। इथेनॉल में ध्वनि की चाल यहाँ पे 1200 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि यहाँ पे हमारा बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे केवल ए सही है, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। न तो ए और न ही बी सही होगा, केवल बी या फिर ए और बी दोनों सही होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ए वाला पॉइंट है ये वाला क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या फिर गलत है। तो यहाँ पे जल यानी समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि बिल्कुल सही है। हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि यहाँ पे नहीं होगा। हमारा कौन सा होगा भाई, ए पॉइंट होगा। ए पॉइंट यानी हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तो जल में या फिर कांच में, इस्पात में या फिर वायु में। तो वायु में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वायु में हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखो, ध्वनि का प्रसार किसमें अधिकतम होता है, निर्वात, ठोस, गैस या तरल में। तो यहाँ पे होता है भाई ठोस में होता है। किसमें होता है, ठोस में होता है। तो ध्वनि की जो चाल है विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई, ठोस, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखो भाई, 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या फिर गलत है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि बिल्कुल सही होगा।
आसूत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ए और बी दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे सही हो जाएंगे। तो ए पॉइंट भी सही है, बी पॉइंट भी सही है, और ए और बी दोनों सही होंगे, यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला देखो भाई, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक यात्रा करती है? ठोस पदार्थ में या फिर तरल पदार्थ में, शून्यता खालीपन यानी वैक्यूम में, या फिर यहाँ पे गैस में? ठोस पदार्थ होगा भाई, क्या होगा? ठोस पदार्थ में होगा, यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठोस पदार्थ। अगला देखते हैं भाई, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे देखो भाई, स्टील में ध्वनि की गति 5960 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो ये वाला नहीं होगा भाई। निकेल में ध्वनि की जो गति है 6240 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये भी नहीं होगा भाई। दोनों ही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो केवल ए सही है, न तो ए और न ही बी सही है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, सॉरी ये नहीं, ये सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। और ए और बी दोनों सही है, दोनों गलत है भाई, सही नहीं है, केवल बी सही है। तो जब दोनों गलत है तो बी कैसे हो सकता है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, हमारा हो जाएगा भाई बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर? तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और उसके बाद में करेंगे भाई अगली नेक्स्ट क्लास में।